वो तस्वीरें भी एक बार देख लीजिए किस तरह से देखिए वोटिंग जो हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान जो बने हुए हैं, एक एक करके हमने उनका नाम आपको बताया और जो वोटिंग परसेंटेज है वो मेरी सहयोगी बताएगी। निश्चित रूप से और 10 सीटों पर हरियाणा में चुनाव जारी है, मतदान जारी है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली की 7 सीटों पर अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम बता दें तो दिल्ली की बात करें, हरियाणा में सुबह 11 बजे तक 22.09% मतदान हुआ है। वहीं दिल्ली में सुबह 11 बजे तक 21.69% मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो सुप्रीत, अगर हम आंकड़ों की बात करें, मतदान फीसद की बात करें तो अब थोड़ा ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में जहां 9 बजे तक केवल 8.94% मतदान था, अब 11 बजे हम देख पा रहे हैं कि 21 से ऊपर ये मतदान हो चुका है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और रमेश ठाकुर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। और सबसे पहले मैं निरंजन पोद्दार जी से ही पहला सवाल करना चाहूंगी। निरंजन पोद्दार जी, देखा आपने किस तरह से जो तस्वीरें रोहतक की हमने देखी है, पूरा हुड्डा परिवार पहुंचा वोट डालने के लिए और एक बार फिर से कांग्रेस लगातार ये बात कहती नजर आ रही है, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो या वोटिंग के दौरान की बात हो, कांग्रेस बार बार ये कहती है संविधान बचाना है। देखिए, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो राजनीतिक पार्टी है और उनको कुछ ना कुछ तो कहना ही है। अगर आज की तारीख में ये नहीं कहेंगे संविधान बचाना है तो इनके पास, मुझे लगता है, इनके जो बाकी के मुद्दे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 2014 के बाद में चौकीदार चोर है और उसके बाद में जो भी इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, कोई भी नैरेटिव धरातल पे चला नहीं। अब ये संविधान वाला नैरेटिव कितना काम करता है इनका, कितना नहीं करता है, ये 4 जून को सबको पता चल जाएगा। जबकि वास्तविकता ये है कि संविधान के ऊपर जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी जिस तरीके से अभी ओबीसी जो रजिस्ट्रेशन है, उनके सर्टिफिकेट है, उनको रद्द किया है, तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं। और उसके ऊपर सारे के सारे जो संविधान बचाने वाले जो छत्रप हैं वो आज चुप बैठे हुए हैं। किसी ने कोई आवाज़ तक नहीं उठाई कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर 103 जातियाँ घुसेड़ करके और ओबीसी वर्ग के ऊपर एक डाका डाला गया उनके आरक्षण के ऊपर। लेकिन वास्तविकता ये है कि केवल जिसको कहते हैं कि अपने पक्ष में जो चीज़ है केवल उसकी बात करनी, वास्तविकता और जिसको दोहरा मापदंड, ये हर जगह परिलक्षित होता है। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है रमेश, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अब हम देख रहे हैं कि 11 बजे तक लगभग 21% मतदान दिल्ली में, 22% मतदान हरियाणा में हो चुका है। अब क्या उम्मीद है कि ये वोटिंग परसेंटेज क्या अब और ज्यादा पेसअप होगा? इससे किस पार्टी को कितना फायदा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पे एक महत्वपूर्ण फैक्टर। देखिए शिवांगी, जो वोटिंग टर्नआउट होता है, जो शुरुआत का सुबह का होता है, जो 6, 7, 8 बजे तक का होता है, ये पूरे दिन की जो खाकी जो तस्वीर होती है ना, वो तय कर देता है। पहले आपने देखा जो शुरुआत का जो आया 8, 8.5% का, कमोबेश ऐसे ही हरियाणा का रह गया है। तो अगर पिछले तुलनात्मक 2019 का आप देखो तो आपको काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। और फिर 11 बजे का जो डाटा आया है उसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। हालांकि ये संतुष्टि इसमें हो सकती है, लेकिन इन दोनों को अगर आप एक साथ भौगोलिक स्थिति पे जब नीचे आ जाओगे तो कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, लोगों का रुझान किस तरफ है, तो तस्वीरें ऐसे निकल के आती हैं कि उदासीनता है जनता के अंदर। और ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अभी जब मैं स्टूडियो में आ रहा था तो मेरा क्षेत्र गीता कॉलोनी है, तो वहाँ लोग खड़े हुए थे, तो उनको मैंने पूछा, रुक के मैंने कहा किसको क्या किस तरीके जा रहा है, तो कोई बताने के लिए राजी नहीं है कौन किस तरफ वोट करेगा, क्या करेगा। तो कमोवेश पूरे भारत में स्थिति ऐसी बनी हुई, इसलिए समीक्षा करना इतना बड़ा मुश्किल इस बार हो रहा है कि ये वोट का प्रतिशत और लोगों का रुझान किस तरफ जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, हम हरियाणा और दिल्ली की जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ का जो गणित है वो गड़बड़ाया हुआ है सारे पार्टियों के लिए। दिल्ली में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कमज़ोर कैंडिडेट खड़े किए हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले आप देखो प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली की सरकार अगर 5 साल का आप देखो तो हर मुद्दों पे, हर नीतियों पे, चाहे कपिल मिश्रा हो जाए या प्रवेश वर्मा हो जाए, इन लोगों ने बाहर निकल के इनसे लोहा लिया, मुकाबला करा। दोनों नदारद हैं। क्या जो फायर ब्रिगेड नेताओं को आपने साइड कर रखा है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, उनको एक नाराजगी है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं ले लेती हूं। हमारे साथ बीजेपी दिल्ली प्रवक्ता है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। शुभेंदु शेखर जी, क्या आखिर वजह रही कि 7 में से 6 कैंडिडेट्स को बदल दिया गया, उन्हें फिर से मौका नहीं दिया गया? क्या मजबूरी थी? भारतीय जनता पार्टी
एक बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ तो हम लोग चीफ मिनिस्टर को भी बदल देते हैं जीतने के बाद भी। आपने राजस्थान में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा और छत्तीसगढ़ में देखा। तो जब चीफ मिनिस्टर बदला जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता है। जब संगठन जैसा आदेश करता है वैसा होता है, इसमें किसी को कुछ सोचना नहीं चाहिए। हमारे दिल्ली के अंदर जो सभी कैंडिडेट्स हैं वो बहुत मजबूत है। योगेंद्र चंदोलिया जी का अभी मैं बस देख के आ रहा था, उनके पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की और या आम आदमी पार्टी का कोई टेबल तक नहीं लगी है, अंदर बूथ में बैठने वाले मिल रहे हैं। आज की ऐसी खराब स्थिति आज तक मैंने कभी जीवन काल में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की ऐसी पोजीशन नहीं देखी थी। दिल्ली में पूरा का पूरा साफ है और आने वाले 4 तारीख को आप देखिएगा कि कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, कैसे भी कहे, पर हम दिल्ली की 7 सीटों को लगभग 5 लाख वोटों से जीतकर। ठीक है शुभेंदु जी, बड़ा दावा, पहले 400 पार का और अब अंतराल 5 लाख वोटों का। ठीक है, हम दिल्ली की बात कर ही रहे हैं तो अनमोल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। अनमोल जी, बीजेपी का 400 पार का नारा, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी सामने से कहा था कि 300 पार इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। ये जो दावा है ये आज वोटों में तब्दील हो पाएगा नहीं? देखिए, दिल्ली की जनता जरूर आम आदमी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को अपना प्यार और आशीर्वाद देगी। उसका कारण ये है कि जिस तरह का गवर्नेंस मॉडल हम लोगों ने पेश किया है पिछले 10 साल में, हमने जनता का ख्याल रखा है, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने केवल जुमलों के अलावा अपने किए गए वादों को पूरा ना करना, यही उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को इन्होंने टारगेट किया, एक 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक झूठे तथाकथित शराब घोटाले में जेल में बंद किया, जबकि खुद इन लोगों ने भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी है। ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है जो इनकी पार्टी में ना हो। यही कारण है कि इनके 6 सांसद जो हैं वो इतने निकम्मे थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता उनसे परेशान थी, इसीलिए मजबूरीवश उन्हें बदलना पड़ा। और आज जनता बड़े मुखर तौर पे कह रही है कि हमें संविधान और लोकतंत्र बचाना है, हम किसी तानाशाह को इस देश में पनाह नहीं लेने देंगे। तो जनता जो है वो इंडिया अलायंस के साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार 7 चलिए, बिल्कुल आपको पूरा भरोसा है। छोटा छोटा रिएक्शन मैं सबसे एक बार ले लेती हूँ क्योंकि समय की कमी है। राजवंत दहिनवाल जी हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता है। राजवंत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए अभी हमने रोहतक की जो तस्वीर देखी और कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा ये कहते जा रहे हैं कि तमाम जो बड़ी सीटें, सभी की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। इनेलो का क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले 400 पार की बात करते हैं, हरियाणा में बात करें तो 10 की बजाय वो 11 की बात करते हैं। लेकिन क्या ये वोट देख के थोड़ी डाली जा रही है? जनता को वोट डालनी है, जनता अभी अपना वोट डाल रही है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आज 10 के दावे करते हैं या 400 पार के दावे करते हैं, उनसे अब हकीकत तो पूछिए कि हकीकत क्या है। जनता अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं जनता के सामने, जनता ने उनकी बातों को कितना समझा है, कितना सुना है, ये वही तो चीज आज वो अपना मतदान के रूप में कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज के लिए विश्वास करता हूँ कि जनता हमेशा एक चीज सोचती है कि कोई भी व्यक्ति वोट डालने का मतलब ये नहीं होता है कि वोट डाला अपना काम पूरा हुआ। वोट डालने का मतलब ये होता है कि उसकी वोट की कीमत क्या है। उसको हर व्यक्ति के दिमाग में एक चीज होती है कि मैंने अपना वोट डाला और ऐसे व्यक्ति को वोट डाला है कि जो मेरे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, या केवल मेरी वोट लेकर कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई बॉम्बे चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, या अपने घरों में बैठ जाएंगे, एसी बंद कमरों में बैठ जाएंगे, वो जनता के पास नहीं आएंगे तो उस वोट का कोई फायदा नहीं होगा। आज आपने देखा होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए जनता वोट क्यों करे। कई बार चर्चा इसी पर होती है कि इनेलो को वोट क्यों करे। मैं बार बार यही तो कहता हूँ कि इनेलो को वोट इसलिए किया जाता है कि इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं, इनेलो के जो नेता हैं, वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं, उनका समाधान कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है राजवंत जी, अब इस बात का रियलाइजेशन आभास जनता को है कि नहीं, ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा जब आज के मतदान के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास में। विद्रोही जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विद्रोही जी, एक छोटा सा रिएक्शन। हुड्डा जी अभी वोट डालकर निकले हैं रोहतक से और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लहर है, ये लहर वोटों में तब्दील हो पाएगी? देखिए, ये लहर तब्दील हो रही है। कांग्रेस की तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है। ये आपने चुनाव प्रचार में भी देखा और अभी आप मतदान में भी देख लें।
एक तरफा चुनाव जनता की तरफ से हो रहा है और जनता कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जिता रही है। हम भाजपा की तरह जुमलेबाजी नहीं करते। मेरा दिल्ली का साथी ऐसा गपोड़ा मार रहा है जिसको सुनकर भी आपको वैसी आई होगी, कह रहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के टेबल नहीं है। आप जीत सकते हैं, आप हार सकते हैं, पर इतनी बड़ी झूठ ये भाजपा के लोग ही बोल सकते हैं। और दूसरा एक और झूठ बोल दी कि हमने राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल दिया, हमने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बदल दिया। इनको ये नहीं मालूम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, आपने नए मुख्यमंत्री चुन लिए, आपने कौन सा मुख्यमंत्री हटा दिया? हाँ, आपने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर हटाया था जीतने के बाद। तो झूठी बातें करना, लंबी लंबी फेंकना, मोदी जी की भी हालत है, भाजपा की हालत है। और मुझे एक और आश्चर्य हुआ, हमारे आपके विश्लेषक साहब ने कह दिया कि भाई बंगाल के अंदर वो दे दिया और सारे संविधान बचाने वाले खुश हैं, इनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। और ये बताना भूल गए कि जिस जज ने ये जजमेंट दिया है, 2 जजमेंट आए महत्वपूर्ण। एक शिक्षा का आया है, वो जज इस्तीफा देकर भाजपा के चुनाव निशान पर एमपी का चुनाव लड़ रहा है। चलिए, तो अपने यहाँ पर दावे हैं और अपना अपना विश्वास है कि सुनिए मैडम, लास्ट बात सुनिए। और दूसरे जिस जज ने फैसला दिया है उसने खुद कहा है, वो रिटायर हो गया, वो कह रहा है कि मैं आरएसएस का आदमी हूं और मैं संघ का काम करूंगा। जो जज रिटायर होने के एक दिन पहले फैसला देता है और कहता है मैं संघ का आदमी हूं, खुद कह रहा है और मैं संघ का काम करूंगा, उसका कैसा फैसला होगा, कितना संविधान सम्मत है? चलिए ठीक है, चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। आप सब बने रहिए हमारे साथ, हमारी लगातार आगे भी पेशकश जारी है।